दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जीके और जीएस का एक स्पेशल वीडियो सेशन, जिसमें कि आपको एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, विक्रम साराभाई या फिर होमी जहांगीर भाभा। तो हम सभी जानते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंशन अवस्था। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना किसने की थी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस को जो है क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, और सत्येंद्र नाथ बोस ने ही जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश की एक ही पुंज की द्रव से तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्ण से जो है उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं रमन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, स्नेल प्रभाव या फिर हीगेन प्रभाव। तो किसी भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होने की जो परिघटना होती है उसको हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं, या फिर इसको जो है टिंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयनों द्वारा भी देखा जा सकता है। ठीक है, और टिंडल प्रभाव को टिंडल परिकीर्णन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का जो है दीर्घवृत्ताकार दिखने का कारण क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हैं अपवर्तन, परावर्तन, परिकीर्णन या फिर विसरण। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में जो है सूर्य अपवर्तन के कारण दीर्घवृत्ताकार दिखता है। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। देखिए दोस्तों, अपवर्तन से संबंधित जो है एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं, तो इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स को आप लोग याद रखिएगा। अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। इसके अलावा बल के अंदर पड़ी मछली जो है वो आपके वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है। यानी कि अगर आप देखोगे कि पानी में जो मछली है वो आपको जो है कुछ गहराई से थोड़ी सी ऊपर प्रतीत दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी भी द्रव के अंदर कोई छड़ वगैरह डुबाते हैं तो वो हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये भी अपवर्तन के कारण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्शन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपको कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि रोज़ शाम को 5:30 बजे और रात को 9 बजे होती है। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चूज़ योर गोल में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में हमारा यूज़र नेम जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये सर्च करके आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों मेक श्योर कि आप फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स और अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। और पहली बार स्पेशल क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ में लेंगे DPYT10। और इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा अनअकैडमी अनलॉक 20 के बारे में। दोस्तों अनअकैडमी अनलॉक 20 फिर से आ चुका है आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड की वजह से। यहाँ पर जो है आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो है 20% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग जो है 16 फरवरी तक जो है कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी से, और अगर कोड यूज़ करते हो DPYT10, तो आपको जो है यहाँ पर 20% का ऑफ देखने को मिल जाएगा हर कोर्स में। तो इसके लिए जो है लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है जल्दी से इसका फ़ायदा उठा लें। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं चालक, विद्युत रोधी, प्रतिरोधक या फिर अर्धचालक।
तो दोस्तों इसके लिए जो है आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक। ठीक है, तो देखिए कि जब भी किसी पदार्थ को मतलब 0 केल्विन तक अगर हम ठंडा करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध जो है ना वो आपके लगभग पूर्णतः जो है आपके एक तरीके से शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, और उनके इसी गुण को जो है हम आपके अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है, यानी कि रेजिस्टर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि। ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस हैं कि ये हवा से हल्का होता है, ये बल्ब में रोशनी ज़्यादा उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी दहन को सपोर्ट नहीं करता, या फिर यह विषाक्त नहीं होता। तो हम सब जानते हैं कि बल्ब जो है ये एक प्रकार का खोखला कांच का गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकाल ली जाती है ताकि इसका जो आपका फिलामेंट है यानी कि जो आपका तंतु बना हुआ होता है टंगस्टन का, ठीक है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत ना कर पाए और बल्ब की दक्षता और उसकी जो आयु होती है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो बल्ब के अंदर से मौजूद जो वायु होती है उसको निकाल करके उसमें या तो हम आपके जो अक्रिय गैसें होती है उनको भर देते हैं या फिर हम नाइट्रोजन को भर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो देखिए वैसे तो आपके सिलेबस में केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक्स क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिएगा ऑप्शंस हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर धुलाई सोडा। तो ब्लीचिंग पाउडर को जो है आप ध्यान रखिएगा कि इसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र जो है ये आपका CaOCl2 होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा इसको जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है और इसके निर्माण के लिए शुष्क बूझे चूने पर जो है क्लोरीन गैस की क्रिया करवाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण। दोस्तों मैं आपको जो यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से हैं और उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो सीरीज़ को एंड तक ज़रूर से देखते रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ क्वेश्चन है कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण जो है ये किस प्रक्रिया से होता है। ये आपके एयरफोर्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है और काफ़ी बार और एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो ऑप्शंस हैं ओसवाल्ड प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, कॉन्टेंट प्रक्रिया या फिर हेबर प्रक्रिया। तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण जो है वो आपके हेबर प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि अमोनिया नाइट्रोजन का जो है एक स्थायी हाइड्राइड होता है और जो आपके जो वैज्ञानिक हुए थे जोसेफ प्रिस्टले, उन्होंने बताया था कि अमोनियम क्लोराइड जो है अमोनिया क्लोराइड तथा लाइम मिश्रण को जो है गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जो हेबर प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहा जाता है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। ऑप्शंस हैं निरपेक्ष स्केल तापमान, परम शून्य तापमान, परम तापमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको हम परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा कि परम शून्य ताप पर जो है गैसों की आणविक गति लगभग शून्य हो जाती है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूरी बता दी गई है शून्य। ठीक है, और हम जानते हैं कि फिजिक्स में तब तक कार्य नहीं माना जाता जब तक कोई चीज़ विस्थापित ना हो जाए। ठीक है, और विस्थापित होने के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी और जब दूरी ही नहीं है यानी कि विस्थापन भी नहीं होगा तो हम जानते हैं कि फिजिक्स में हम लिखते हैं W=Fs या FD। ठीक है, तो यहाँ पर S की वैल्यू अगर 0 है तो F की वैल्यू भी जो है वो आपके 0 हो जाएगी, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर जो है आपके W की वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि F भी जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शंस हैं द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन या फिर गुरुत्वाकर्षण। ये भी आपके बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा
कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो आपके हर जगह पर समान होता है, और द्रव्यमान जो है वो वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ में जो है परिवर्तित नहीं होता, लेकिन जो उसका भार होता है यानी जो वजन होता है वो स्थान के साथ में परिवर्तित होता रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है। ऑप्शंस हैं महाधिवक्ता, भारत के राष्ट्रपति, भारत के अटॉर्नी जनरल या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा जो भारत देश का संविधान है उसके अनुच्छेद 76 के अंदर आपके महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, जो कि आपके केंद्र को कानूनी मामलों में सलाह देता है, और ये जो है आपके भारत का पहला विधिक अधिकारी भी होता है, और ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और ये भी आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सौर तंत्र का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सौर तंत्र का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात की जाए तो छोटे में तो आपका हो जाएगा बुध, और बड़े में हो जाएगा आपका बृहस्पति। ठीक है, सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जो कि आपके मैं अगर क्रम बताऊं इनका तो इस प्रकार से हो जाएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, और बुध जो है याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। ठीक है, और जबकि बृहस्पति जो है वो दूरी के क्रम में देखा जाए सूर्य से तो 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, मरकरी एंड जुपिटर, यानी कि बुध और बृहस्पति। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की व्याख्या किसके ऊपर आधारित है। ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रियम्बल या फिर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो भारतीय संविधान की व्याख्या जो है ये उसकी प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के ऊपर आधारित है। प्रस्तावना में जो है आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख भी है, जो कि हमारे संविधान के आधार हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 14। यहाँ आपको क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जो है भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक हो जाता है। ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है या फिर निर्माता जो है वो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मतलब कि भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में देश को समर्पित कर दिया था। ठीक है, और इसी दिन को जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 15। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है कि अंग्रेजी सरकार के जो आपके अंग्रेज अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने 1885 में की थी, और इसका पहला अधिवेशन जो है वो आपका 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अगर बात की जाए कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय जो है आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों ये आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके बाद में आपका स्कोर क्या रहता है इन क्वेश्चंस में से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर एनी बेसेंट। तो बम्बई में जो है आपके आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और याद रखिएगा कि इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश जो है ये आपके दयानंद जी के विचारों के ऊपर जो है उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, तो याद रखिएगा उनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है
कि भारत के गद्दी पर वह मुगल शासक कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कि जहांगीर का शासनकाल, ठीक है, जो कि आपका 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में स्थायी कारखाने की स्थापना जो है वो की थी, ठीक है। और जहांगीर ने जो है इसके लिए उन्हें मतलब आज्ञा दी थी या अनुमति दी थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, रहीम या औरंगजेब। तो अकबर ने जो है दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था, जो कि आपके 1582 में शुरू किया था। और इस धर्म का प्रधान जो है वो पुरोहित अबुल फजल था, ठीक है। और इस धर्म को स्वीकारने वाले जो एकमात्र हिंदू थे वो आपके बीरबल या फिर महेश दास जाने जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने जो है केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया था, लेकिन वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक भी था, जो कि दास बनकर के पहले गौरी साम्राज्य के जो मोहम्मद गौरी थे उनके मतलब सैन्य अभियानों का सहायक बना और बाद में दिल्ली का सुल्तान बना था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिका जो है ये किसने लिखी थी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कौटिल्य, कालिदास, शूद्रक या फिर मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो कि आपके सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था और वो कई वर्षों तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मौर्य वंश में रहा था, ठीक है। और उसने भारत में जो भी कुछ देखा उसका वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और याद रखिएगा कि कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य जो कि आपके चंद्रगुप्त के राजगुरु और इसके अलावा जो है राजमंत्री भी थे और उनके गुरु भी थे, ठीक है। तो उनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जो कि आपके राजनीति के ऊपर आधारित है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का जो है हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया था। तो आई होप कि आपने वीडियो भी पूरा देखा होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। इसका राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर कनिष्का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।